हेलो दोस्तों, जैसा कि अमेरिका और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए समझौते पर मुहर लग गई है। आज विश्व के बहुत सारे देश आपस में अपने व्यापारिक हित के लिए दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और उसे लागू कर रहे हैं ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सके। तो भारत इसमें कैसे पीछे हटेगा? भारत भी पिछले वर्षों से कुछ वर्षों से लगातार ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूएई के साथ और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें आता है नॉर्वे आता है, जिसमें आइसलैंड आता है, स्विट्जरलैंड आता है और साथ ही साथ लिechtenstein जैसे देश भी आते हैं, तो उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा दे रहा है। और अब भारत ने जो पिछले एक दशक से प्रयास किया जा रहा था और वह था न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करना, जिसके लिए कई नेगोशिएशन हो रहे थे और अब इसको अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद खुद न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर ने इसका विरोध ये कहकर कर दिया कि ये न्यूजीलैंड के लिए ना तो फ्री है ना तो फेयर है। तो आखिर ये मुद्दा क्या है? क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में विशेषता है, इसमें क्या प्रावधान है? इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीडब्ल्यू द्वारा बहुत सारे कोर्स पर अब डिस्काउंट, हेवी डिस्काउंट क्रिसमस के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। आप सृजन में भी देख सकते हैं कि यह मात्र 3,999 का है। इसके साथ संकल्प हो, प्रहार हो या अन्य सभी बैच, प्रारंभ हो, सब में हेवी डिस्काउंट है, उसका आप लाभ ले सकते हैं क्रिसमस के अंतर्गत, है ना। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारत और न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हम क्या देख रहे हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गया है, जिसको हम मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं, जहां पर दोनों देश या दो से अधिक देश भी हो सकते हैं, ये आपस में अपने प्रशुल्क दरों को, अपने टैरिफ दरों को बिल्कुल कम या शून्य करने का प्रयास करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों देश के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या लाभ होगा दोनों देशों को? सबसे बड़ी बात है, नंबर 1, दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को ये अगले 5 वर्ष में, कब? अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर इसको क्या कर देंगे? दोगुना करने का प्रयास करेंगे। दोगुना हो जाएगा। अभी वर्तमान में भारत और न्यूजीलैंड का जो व्यापार हो रहा है वस्तु और सेवा दोनों के संदर्भ में, अगर बात करें वस्तु और सेवा के संदर्भ में, तो ये लगभग $2.5 बिलियन का हो रहा है सालाना। $2.5 बिलियन का हो रहा है, जिसमें वस्तु का ही 1.3 से 1.5 बिलियन का हो रहा है। तो ये व्यापार लगभग दोगुना अगले 5 वर्ष में। और न्यूजीलैंड द्वारा, उनकी कंपनियों द्वारा भारत में यह भी बात किया गया है कि 15 वर्षों में $20 बिलियन का ये निवेश भी होगा। और इतना ही नहीं, अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या लाभ होगा कि दोनों ही देशों के बीच आर्थिक रूप में रणनीतिक साझेदारी होगी। और साथ ही साथ पर्सन टू पर्सन, अगर बात करें पर्सन टू पर्सन जो है ये भी, ठीक है, संपर्क या इनमें संपर्क जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि लेबर का ट्रांसफर, जो भारत के श्रमिक अब आसानी से न्यूजीलैंड में जाकर के काम कर सकते हैं, कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, भले आईटी पेशेवर हो, भले वो इंजीनियर हो, भले वो शेफ हो या अन्य घरेलू सेवाएं देने वाले श्रमिक हो, वे आसानी से अब न्यूजीलैंड में जाकर के क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत को है। अगर हम भारत के केस में बात करें, भारत में, तो भारत द्वारा जो न्यूजीलैंड को निर्यात किया जाता है मुख्य रूप से, तो वो निर्यात में क्या क्या वस्तु शामिल होता है? उसमें वस्त्र आता है, जूते चप्पल आते हैं। जूते चप्पल की बात करें या वस्तु लिखा है मैंने, वस्त्र आएगा यहां पर, है ना, टेक्सटाइल, वस्त्र की बात करें, जूते चप्पल की बात करते हैं, या औषधि भी, या रसायन है जो भारत, या कीमती पत्थर की बात करें, या
आईटी हार्डवेयर की बात करें, तो ये सब वस्तु है जो भारत मुख्य रूप से क्या कर रहा है, न्यूजीलैंड को निर्यात कर रहा है। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भी भारत को निर्यात कर रहा है। और वो निर्यात में क्या क्या वस्तुएं मुख्य रूप से शामिल होती हैं, जैसे अगर हम बात करें लकड़ी, है ना, लकड़ी बात करते हैं, या वन उत्पाद की बात करते हैं, या अगर हम फ्रूट में, फलों में बात करें तो फलों में कीवी है, सेब है, इसकी बात करें। मांस का निर्यात भारी मात्रा में हम न्यूजीलैंड द्वारा भारत को किया जा रहा है। तो दोनों ही देश के हित इसमें जुड़े हुए हैं, दोनों ही देश के हित। और सबसे बड़ी बात है, भारत को इस निर्यात के साथ साथ एक बड़ा लाभ क्या हो रहा है, एक तो निवेश का भी लाभ मिलेगा कि $20 बिलियन अगले 15 वर्षों में भारत में न्यूजीलैंड से प्राप्त होगा। और भारत के श्रमिक जो है आसानी से विदेशों में यानी न्यूजीलैंड में आसानी से जाकर कार्य कर सकते हैं। तो जहां निवेश का भी हस्तांतरण, श्रम का भी हस्तांतरण हो रहा है, तो याद रखना ये केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, केवल फ्री ट्रेड नहीं है, बल्कि ये उससे ऊपर सेपा हो जाता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आखिर क्या है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा रुक जाकर, तो कि ये एफटीए ना होकर सेपा क्यों हो जाता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि जब दोनों ही देश के हित इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो फिर न्यूजीलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर विंस्टन पीटर ने इस संधि या इस एफटीए का विरोध क्यों प्रदर्शित किया या विरोध क्यों किया, तो बात को समझना। विंस्टन पीटर का मानना है, डब्ल्यू पीटर यानी विंस्टन पीटर का मानना है कि भारत जो है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी उत्पाद को बाहर रखा है, यानी यहां प्रशुल्क दरों में कोई कमी नहीं की जाएगी, जो प्रशुल्क दर है वो बने रहेंगे। आमतौर में एफटीए में क्या होता है, एक नेगेटिव लिस्ट बनाया जाता है, और नेगेटिव लिस्ट के तहत क्या होता है, सूची के तहत इसमें जो वस्तु शामिल होगा उसमें दो देश या दो से अधिक देश जो आपस में व्यापार या एफटीए करेंगे, वे इस बात पर समझौता करेंगे कि वो इन वस्तुओं पर अपने प्रशुल्क दरों को कम नहीं करेंगे। तो डब्ल्यू पीटर का मानना है, विंस्टन पीटर का, कि डेयरी उत्पाद को इस संधि या इस समझौते से बाहर क्यों रखा गया। क्योंकि विंस्टन पीटर का मानना है कि न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी उत्पाद का भविष्य में बहुत बड़ा निर्यातक है। और अगर बात करें कि विश्व में कुल निर्यात का अकेले देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है डेयरी उत्पाद का 30% निर्यात करता है। 30% क्या करता है, एक्सपोर्ट या निर्यात करता है। भारत भी दुग्ध उत्पाद में विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का अकेले 25% जो है वो भारत अकेले करता है उत्पादन। लेकिन भारत इसके बावजूद इसका निर्यात नहीं करता, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि 80% से भी ज्यादा हमारे देश में जो सीमांत डेयरी उत्पादक है बहुत छोटे हैं, और अधिकतर वे जीविकोपार्जन या लाइवलीहुड के लिए ही उसका उत्पादन करते हैं। यानी हमारा इसका निर्यात जो है, डेयरी उत्पाद का निर्यात बहुत अधिक नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पाद को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे यहां के जो सीमांत उत्पादक हैं वे प्रभावित होंगे, अमूल जैसी संस्था, सहकारी संस्था प्रभावित होंगी, ये डिस्ट्रेस में आ सकती हैं, इनको इस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए भारत सरकार ने इस नेगोशिएशन में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किया कि वो इसको बाहर रख पाई, डेयरी उत्पाद को, जिसका विंस्टन पीटर ने विरोध किया है। विंस्टन पीटर ने क्या किया है, विरोध किया है। तो ये बड़ी बात है। अब विंस्टन पीटर का विरोध का क्या मतलब है, इसको भी जरा समझते हैं। एक्चुअली न्यूजीलैंड के संसद की बात करें तो वहां पर मेजोरिटी के लिए संसद में 123 सीट चाहिए,
और वहां जो पार्टी है वो कॉलिशन यानी गठबंधन की सरकार है। तो नेशनल पार्टी वहां पर रूल कर रही है और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी का उसको समर्थन प्राप्त है। और न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के ही जो लीडर है वो कौन है, वो विंस्टन पीटर हैं, जिनको विदेश मंत्रालय मिला हुआ है। और इन्होंने ही क्या किया है, इस एफटीए का हालांकि अभी विरोध किया है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का इसको समर्थन प्राप्त है न्यूजीलैंड के, और भी अपोजिशन लीडर का भी इसको कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है, तो ये एफटीए डील तो लागू होगी ही और इसका भारत और न्यूजीलैंड दोनों को भी खूब लाभ मिलेगा। खासकर देखा गया है कि ज़्यादातर एफटीए डील में, जैसे अगर ईएफटीए वाले में बात करेंगे, जहां पर भारत का स्विट्जरलैंड के साथ या नॉर्वे के साथ में, आइसलैंड के साथ जो है, वहां वो व्यापार उन देशों के पक्ष में, भारत के नहीं। लेकिन इस डील में व्यापार कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, ये निवेश को भी बढ़ावा देता है और साथ में श्रमिकों के मूवमेंट को भी, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अब यहां पर यूपीएससी के हिसाब से अगर बात करें तो एक छोटा सा और कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डील के साथ साथ आर्थिक एकीकरण, इसको आर्थिक एकीकरण कहा जाता है। आर्थिक एकीकरण, ये आर्थिक एकीकरण क्या है, जरा ध्यान देना। आर्थिक एकीकरण की बात करें तो आर्थिक एकीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। सबसे पीटीए होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वरीयता व्यापार समझौता। वरीयता व्यापार समझौता, व्यापार समझौता, ध्यान देना इसको, डन। इससे ऊपर जो होता है वो होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इससे ऊपर जो होता है वो होता है सेपा, सेपा बोलते हैं, ठीक है ना। इससे ऊपर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन, ठीक है। और उससे ऊपर जो होता है, उससे ऊपर अगर बात करें तो वो होता है इकोनॉमिक यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्रम दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले मैं समझा देता हूं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है जहां दो देश आपस में मिलकर के ये समझौता करते हैं कि वे आपसी व्यापार में अपने प्रशुल्क दरों को कम करेंगे, जीरो नहीं करेंगे। एफटीए में जैसा कि पता है कि वो बिल्कुल न्यून करेंगे, शून्य करेंगे, नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर। सेपा में क्या होता है, केवल वो व्यापार में प्रशुल्क दर को ही कम नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर वस्तु की, इसमें तो केवल वस्तु होता है एफटीए में। जब सेवा का व्यापार भी जुड़ जाए, निवेश भी जुड़ जाए और श्रमिक को हस्तांतरण या श्रमिकों का आवागमन जुड़ जाए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो सेपा हो जाएगा, उससे ज्यादा। कस्टम यूनियन क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक देश, एफटीए भी दो से अधिक देश का हो सकता है। कस्टम यूनियन में क्या हो जाएगा, जहां दो देश या दो से अधिक देश आपस में एफटीए करेंगे और साथ में समझौता करेंगे कि किसी अन्य देश के साथ व्यापार में वे एक समान प्रशुल्क दर रखेंगे, एक समान। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ये आपस में क्या किए हैं, एफटीए किए हैं। अब दोनों ही मान लीजिए सी से व्यापार कर रहा है, तो दोनों ने प्रशुल्क दर सी के साथ एक रखा है, इसीलिए इसको कस्टम यूनियन कहेंगे, ठीक है ना, कस्टम यूनियन कहेंगे। और इकोनॉमिक यूनियन जहां पर क्या होगा, जहां पर न केवल मुक्त लेबर का ट्रांसफर होगा, मुक्त निवेश का होगा, बल्कि यहां पर एक समान मुद्रा होगा, मौद्रिक और राजकोषीय नीति भी एक जैसी होगी, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी क्या कर सकता है, क्रम में सजाने के लिए दे सकता है इसको, इसलिए इसे क्रम याद कीजिए। सबसे पहले पीटीए, उससे ज्यादा एफटीए, उससे ज्यादा सेपा, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या सेसा, उसके ऊपर उससे बड़ा कस्टम यूनियन, और सबसे बाद में इकोनॉमिक यूनियन, फिर पॉलिटिकल यूनियन होता है। तो इसको याद रखिए। एंड दिस इज ऑल, इतना ही काफी है, इसको अच्छे से पढ़िए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।